वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम बात करेंगे मोस्पी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए हम मोस्पी की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और उनको अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 11 है कि नर्स आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशंस ऑफ ए टोर्ट द नर्स अंडरस्टैंड दैट ए टोर्ट इज। तो ये बेसिक जो इथिक्स के हैं वो क्वेश्चन है कि नर्स आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ टोर्ट द नर्स अंडरस्टैंड दैट ए टोर्ट, यानी टोर्ट की डेफिनेशन क्या होगी। टोर्ट यानी टोंट, किसी को किसी का अपमान कर देना। तो पहला जो आंसर है वो है कि द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनदर बाय ए रीजनेबल इंडिविजुअल, मतलब ये तो बैटरी हो गई। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं तो ये बैटरी का उदाहरण है जो कि इंटेंशनल थॉट होता है। उसके बाद आता है एन इलेगैलिटी कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ द अनदर। हाँ बिल्कुल, ये जो डेफिनेशन है ये टोर्ट की डेफिनेशन है। डूइंग समथिंग दैट ए रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज वुड नॉट डू, यानी कुछ ऐसा कर देना ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में जिसको नहीं करना चाहिए था। तो ये जो डेफिनेशन होगी ये होगी नेग्लिजेंस। एंड इलीगली कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक एंड पनिशेबल बाय द लॉ थ्रू द कोर्ट, तो ये हो गया क्राइम। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एन इलीगली कमिटेड वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ अनदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। तो 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 12वां क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेचर and restrained with the straps while being transported to the X-ray department. A strap breaks and the client falls to the floor, sustaining a fractured arm. Later, the client shows the strap to the nurse, stating, "See, the strap is worn just at a spot where it snapped." What is the nurse's accountability regarding the incidents? कि कोई क्लाइंट है, उसको स्ट्रेचर पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो स्ट्रैप होती है वो टूट जाती है। तो इसमें यही पूछा गया कि कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। पहला जो आंसर है वो है कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी लॉ सूट बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर, कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर की जिम्मेदारी होती है, इसको किसी भी लॉ सूट से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्वियस नेग्लिजेंस बिकॉज ऑफ द फेलियर टू रिपोर्ट डिफेक्टिव इक्विपमेंट। हाँ ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। Liable along with the employer for the misapplication of equipment or use of the equipment that harm the client. Exonerated because only the hospital as principal employer is responsible for the quality and maintenance of equipment. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो इसमें ये है कि लाइबल होगा अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयर, जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और नर्स भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने जो सही डिफेक्टिव इक्विपमेंट की मतलब बताया नहीं था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर, इसका जो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2 आ जाएगा। टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओविन बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट, यानी नर्स ही इसका टोटली। व्हाट इज द नर्सेज अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, तो इसमें दूसरे नंबर का आंसर आएगा टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्वियस नेग्लिजेंस बिकॉज ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट द डिफेक्टिव इक्विपमेंट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, यानी 13वां। तो यह है a 2-year child admitted with a diagnosis of pneumonia was admitted antibiotics, fluids and oxygen. The child temperature increased until it reached 103 degree Fahrenheit. When notified, the healthcare provider determined that there was no need to change treatment, even though the child has had a history of febrile seizure. Although concerned, the nurse took no further action. Later, the child had a seizure that resulted in neurologic impairment. Legally, who is responsible for the child injury? 2 साल का बच्चा है, न्यूमोनिया के लिए डायग्नोसिस हुआ है, एंटीबायोटिक्स को चल रही है, फ्लूइड एंड ऑक्सीजन। द चाइल्ड टेम्परेचर इंक्रीज 103 डिग्री फाइन पहुंच जाता है। व्हेन द नोटिफाइड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इट दैट देयर वाज नो नीड टू चेंज ट्रीटमेंट एवन दो द चाइल्ड हैज ए हिस्ट्री ऑफ। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है कि जब तक फेब्राइल सीजन नहीं आ जाएंगे तब तक ट्रीटमेंट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल द कंसर्न द नर्स टुक नो फर्दर एक्शन, और इस पर
जो नर्स है वो भी कोई फर्दर एक्शन नहीं लेती है। लेटर द चाइल्ड सी दैट रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिक इम्पैक्ट लीगली हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड इंजरी, क्योंकि इसके लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उसको तुरंत इस बात पे क्वेश्चन करना चाहिए कि इस बच्चे को फेब्रल सीजर है और आपको इसको देखना चाहिए। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज दिस डिसीजन टू प्रीसीडेंस ओवर द नर्सेज कंसर्न, ये तो हो सकता है, बिल्कुल मान सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ टोटल responsibility of the child's health and treatment regimen. Nurse because failure to further question the healthcare provider about the child status place the child at risk, बिल्कुल ये सही आंसर है। Neither the because high fever are common in children and the healthcare provider had little cause for concern, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा नंबर 3। तो हम देखते हैं अब 14वां क्वेश्चन। तो हमारा 14वां क्वेश्चन ये है, ए ग्रेजुएट नर्स A graduate nurse. A graduate nurse is preparing to apply to the State Board of Nursing for license to practice as a registered professional nurse. What group primarily protected under the regulation of the practice of nursing? तो the public, practicing nursery, the employing agency and people with health problem। तो इसमें आंसर आ जाएगा पब्लिक है, नहीं जो पब्लिक है उससे हमें ये नर्स जो होती है ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A client with coronary artery disease that had a sudden episode of cyanosis and a change in respiration, the nurse start oxygen administration immediately. Legally should the nurse have administered the oxygen? यानी ये पूछ रहा है कि कोई पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, नर्स ने इमरजेंसी में उसको ऑक्सीजन लगा दी है, तो क्या नर्स ऑक्सीजन दे सकती है? तो ये नोट से पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। द ऑक्सीजन हैड नॉट बीन ऑर्डर्ड एंड देयरफॉर शुड नॉट बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, नहीं, गलत है। The symptoms were too vague for the nurse to determine a need for administering oxygen. The nurse observation were sufficient and therefore oxygen should have been administered. ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर इसका सही है कि जो नर्स का ऑब्जर्वेशन है वही सफिशियंट है, वो उसको ऑक्सीजन दे सकती है। चौथा ऑप्शन है द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन कॉल्ड फॉर एन ऑर्डर बिफोर द नर्स एडमिनिस्टर्ड द ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। An adolescent An adolescent is taken to the emergency department for the local hospital after stemming on a nail. The puncture wound is clean. बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नोट सेट के लिए। एज ए स्टाइल ड्रेसिंग अप्लाइड, द नर्स आस्क अबाउट हैविंग हैड ए टेटनस immunization. The adolescent responds that all immunization are up to date. Penicillin is administered and the client is sent home with instruction to return if there is any changes in the wound area. A few days later, the client admitted to the hospital diagnosis of tetanus. Legally, what is the nurse's responsibility in these situations? तो हम पहले टेटनस के बारे में, टेटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रेडियम टेटेनी से। क्लोस्ट्रेडियम टेटेनी से कहने का मतलब यह है कि कोई पेशेंट है, उसको नेल में एक वाउंड हो गया है और उसको इम्यूनाइजेशन के बारे में एक नर्स पूछ रही है और पेशेंट का जो रेस्पॉन्डर होता है कि इम्यूनाइजेशन अप टू डेट है, लेकिन जब बाद में आ जाता है तो उसको टेटेनस हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? द नर्स जजमेंट वॉज एडिक्वेट एंड द क्लाइंट ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. द पॉसिबिलिटी ऑफ टेटेनस वॉज नॉट फोर्सन बिकॉज द क्लाइंट वॉज इम्यूनाइज. नर्सेज शुड routinely immunization against tetanus after such an injury. Assessment by the nurse was incomplete as a result of the ट्रीटमेंट वाज इनसफिशिएंट। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि असेसमेंट था, उसने डेट के बारे में नहीं पूछा, कितने साल पहले लगा था ये नहीं पूछा, तो जो ये सब है ये उसने नहीं पूछा है। टेटेनस जो होता है वो क्लोस्ट्रेडियम टेटेनी से होता है, यानी क्लोस्ट्रेडियम जो टेटेनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है उससे टेटेनस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, when being interviewed for a position as a registered professional nurse, the applicant is asked to identify example of intentional tort. What is the appropriate response? Intentional tort क्या हो सकता है? False imprisonment. जो intentional tort होता है वो होता है false imprisonment.
दो प्रकार के टोट होते हैं, एक होता है इंटेंशनल टोट, एक होता है इंटेंशनल टोट। तो इंटेंशनल टोट तो होता है कि जानबूझ करके जो करना, जैसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया और बैटरी हो गई, ये सब होगी। तो इसका जो आंसर है गलती से किसी पर थोपना, तो ये होता है इंटेंशनल टोट। और ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं अनइंटेंशनल टोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Several recently licensed registered nurses are discussing whether they should purchase personal professional liability insurance. Which statement indicate the most accurate information about the professional liability insurance? Professional liability insurance उसको बचाता है जब कोई स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग आपके खिलाफ कोई चार्ज करता है, तो उससे जो प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो आपको बचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुडनेस। ये देखिए, ए 3-year-old child with eczema of the face and arm has disregarded the nurse's warning to stop scratching, or else the nurse finds the toddler scratching so intensely that the arms are bleeding. The nurse then ties the toddler arms to the crib's side, saying, "I am going to teach you one way or another." How should the nurse behavior be interpreted? The action can be constructed as a assault and battery। नहीं, assault किसी को फिजिकल हार्म कर देना, मतलब इसको बोला जाता है lawful intentional। बैटरी किसी को इंटेंशनली टच करना। द प्रॉब्लम्स वर रिजोल्व विद फोर थ्रू द अकाउंटेबिलिटी। स्किन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड द एक्शन टेकन बाय ए reasonable preventive nurse. The nurse had tried to reason with the toddler, expect understanding and cooperate. That these action constructed the assault and battery। ये assault and battery का ही कारण है, क्योंकि यही आंसर होता है। assault नहीं, जबरदस्ती किसी दूसरे पर्सन के द्वारा उसको assault करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20। A nurse is teaching a group of parents about child abuse. What definition of assault should the nurse include in teaching? Assault is a threat to bodily harm to another person। बिल्कुल, थ्रेट करना। बैटरी जो होता है वो टच करना, मतलब उसमें किसी को फिजिकल हार्म होने की फिजिकल हार्म नहीं होता, लेकिन इसमें बॉडीली हार्म होता है। तो ये जो है ये असॉल्ट होता है। इट इज लीगल कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ये टॉर्ट। इट इज लीगल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक पनिशेबल बाय, ये भी टॉर्ट ही होता है, जो कि ब्रॉड वे होता है। असॉल्ट इज एप्लीकेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जुरिडिक्शन। और ये जो है विदाउट लॉफुल जुरिडिक्शन में जो होता है वो होता है बैटरी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा।